नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनवमी के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो संपूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देने का संकल्प लें। उन्होंने इस अवसर पर सभी को प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश भी दिया। सीएम ने विश्वास जताया कि श्री राम के मार्गदर्शन से प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बनेगा। रामनवमी का ये पर्व हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। बीकानेर बीजेपी कार्यालय में पार्टी का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड और देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की अगुवाई में संगठन प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, विधायक जेठानंद व्यास की उपस्थिति में पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने अपने घर, आस पड़ोस में पार्टी का झंडा फहराया। और प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन 1951 में जब हमारा दल जनसंघ स्थापित हुआ तो उस समय हमारा दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद फिर हम एक बार खड़े हुए और जो हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी भी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से मीसा लॉ लगा दिया जाता है और इसके बाद भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता घबराते नहीं हैं और लगातार डट कर खड़े रहते हैं। और उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी पार्टी और संगठन एक कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में, बीकानेर में सभी जगह खूब शानदार कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बीकानेर शहर में कार्यालय में खूब शानदार कार्यक्रम हुआ है। पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें प्रत्येक बूथ पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाना। इस कड़ी में आज और कल में बीकानेर शहर के सभी 400 बूथों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम होने हैं। उसके पश्चात 8 और 9 तारीख को विधानसभा में सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन इस शहर में होंगे, जैसा कि पूरे देश में निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद 12 तारीख के पहले मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ता अपने पूरे दिन भर का 8 घंटे निकालकर कोई भी जन सेवा के काम करेंगे, ऐसा पार्टी के द्वारा तय किया गया है। और पार्टी के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करके इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सर, आज क्या क्या विशेष प्रोग्राम आज हो गया कार्यक्रम। तो काम ही आरोप लगाना, कांग्रेस आरोप लगाएगी, बाकी जनता से पूछे, जनता खुश है और इसीलिए तो हमें सरकार में लाए। जिले भर में रामनवमी पर्व जो है धूमधाम और उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर टोंक शहर में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और शोभा यात्रा में वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें महिलाएं भी स्कूटियों पर रैली में शामिल हुई। जुलूस में लोग हाथों में भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की धार्मिक झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। इस दौरान एसपी विकास सांगवान ने खुद जगह जगह व्यवस्थाएं जांची। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। शोभा यात्रा की शुरुआत हायर सेकेंडरी गांधी खेल मैदान से हुई और बड़ा कुआं मुख्य बाजारों से होते हुए भीमराव स्टेडियम पर समापन हुआ। शोभा यात्रा में पूर्व बीजेपी विधायक अजीत सिंह मेहता समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो देखिए, रामनवमी के पर्व को लेकर धूमधाम यहां पर देखा गया है और रामनवमी के पर्व में यहां पर शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और
महिलाएं भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आई। महिलाएं जो हैं स्कूटी पर नजर आई, उन्होंने ध्वजा अपनी स्कूटी पर लगाकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान श्री राम के जय घोष भी गूंजते हुए नजर आए। और भगवान श्री राम आप सबके जीवन में खुशियां दें, ऐसी प्रभु से कामना भी करता हूं। आज रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा आज टोंक के अंदर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। निश्चित टोंक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष ऐतिहासिक रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली। निश्चित मैं इस आयोजन समिति को, शहर के सनातनियों को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। कितनी सुंदर आज आपने शहर को भगवामय करा है, उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब लोग सनातनी लोग भगवान श्री राम के भक्त अनुयायी हैं। हम सब लोग भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए मार्ग को चलते हुए और इस भारत के अंदर भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बने, ये भूमि सनातनियों की भूमि कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव पर हमारे नवरात्रि के इस अवसर पर टोंक शहर में पूरे सनातन संस्कृति की, पूरे सनातन भाइयों ने, जिसमें बढ़ चढ़ के माता बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने सबने हिस्सा लिया है। और हम सब लोग हाई सेकेंडरी चौराहे से एक यात्रा के रूप में भगवान साफा, भगवान झंडे, इनके साथ में हमारे सारे लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। स्वरूप परिवर्तन देखने को मिला है इसका। आपको देख रहा है आज पूरा टोंक शहर भगवामय दिख रहा है, पूरा राजस्थान भगवामय हो रहा है। और किस प्रकार से भगवान राम के, भगवान हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की हमारी हिंदू संस्कृति का स्थापना इस देश में पूरी तरह से स्थापित हो रही है, आप सबको देखने को मिल रहा है। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। आपने देखा है जब हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ था उस दिन भी हर चौराहे पर हनुमान चालीसा के पाठ हुए थे। और आज भी सामूहिक रूप से हम सब लोगों ने, हमारे भगवान इष्ट हनुमान जी महाराज के सब लोगों ने सामूहिक रूप से हमारे हनुमान चालीसा के पाठ होते रहे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे। और हम सब वर्ग की करी हुई बहनें हैं और साथ में हमारे प्रयास में सब हैं। और हमारी शाखा का नाम भी अहिल्याबाई है और अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी दिवस भी ये चल रहा है। तो उस जोर शोर के साथ ये हमने एक रामनवमी के शुभ अवसर पे भगवा शोभा यात्रा का आयोजन किया है। इसमें सर्व हिंदू समाज ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म सर्वदा जिंदा रहेगा और रहता रहेगा। तो हिंदुत्व के नाम, सनातन धर्म के नाम हमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए आज पूरे टोंक में एक पड़ाव हमारा यहाँ था और एक पड़ाव हमारा वहाँ था घंटाघर से भी आगे सुभाष बाजार पे था। खबर अलवर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। अपना घर शालीमार परिवार और रेहान सेवा भारती और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री राम मंदिर अपना घर शालीमार में पहुंचकर जूली ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो वहीं जूली बोले कि भगवान श्री राम से हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है यहां पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। जो महोत्सव आयोजन किया गया था वहां पर उन्होंने शामिल हुए और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने तमाम गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्होंने यहां पर ये भी कहा कि श्री राम से हमें काफी प्रेरणा मिलती है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें श्री राम भगवान से प्रेरणा मिलती है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो हैं यहां पर महोत्सव में शिरकत हुए हैं और ये तस्वीरें भी जहां पर वो तमाम गणमान्य लोगों से मिलते हुए यहां पर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर भगवान का दर्शन किया और उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम भगवान जी के
हमें काफी उनसे प्रेरणा मिलती है कि उनके मार्गदर्शन पर कैसे हम चले और उनके आदर्शों का किस तरीके से पालन करें। रामनवमी पर्व पूरे देश भर में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी पर भगवान श्री राम के मंदिरों में विभिन्न आयोजन कर भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर के तेलीवाड़ा चौक स्थित प्राचीन रघुनाथ मंदिर में इस दिन भगवान श्री राम की जन्म कुंडली के वाचन की विशेष परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के सदस्यों की ओर से मंदिर परिसर में स्थित वीर हनुमान की प्रतिमा के समक्ष भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का वाचन किया जाता है। बताया जा रहा है कि पिछले 124 साल से इस मंदिर में हस्तलिखित भगवान श्री राम की जन्म कुंडली के वाचन की परंपरा चली आ रही है। इस बार भी रविवार को इस कुंडली का वाचन हुआ। एक 112 साल पुराना है जन्मपत्री का वचन। यहाँ पहले पंडित शिवरतन जी रंगा मेरे दादाजी थे, उन्होंने हस्तलिखित काशी से पढ़कर आए, तब उन्होंने हस्तलिखित थी। उस समय से यहाँ के बुजुर्गों को उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, इसको हम अपने यहाँ के परंपरा के रूप में मनाएंगे। तब से ये शुरू हुआ है। पंडित शिवरतन जी रंगा उर्फ कुटिया महाराज, जो मेरे पूज्य दादाजी थे, उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से परीक्षा पास करके यहाँ आए थे पंडित भाई जी, तब उन्होंने बनाई थी। उससे लगातार ये आपका ऊपर भाषण करते आ रहे हैं। बांसुर के प्राचीन केले वाली मनसा माता मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में उमड़ पड़ा। हर तरफ जय माता दी के जय घोष गूंजते रहे और मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने घर पर तैयार किए गए पकवानों से मां मनसा को भोग अर्पित किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं परंपरा के अनुसार भक्तों ने घरों में कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन करवाया, उनका आशीर्वाद लिया। जगह जगह घरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। तो बांसुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर माता के दर्शन करने के लिए यहां पर श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा रहा और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों पर विधिवत कन्या पूजन भी उन्होंने किया और कन्याओं को यहां पर भोग लगाया है। और आपको बताते चले कि यहां पर मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो दिखाई दी। यहां पर तरह तरह के पकवान जो है वो बनाकर माता को भोग लगाया गया और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा था, उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अपने घर पर कन्या पूजन किया। कन्याओं को उन्होंने भोजन करवाया और इसके साथ ही यहां मंदिर में भी सुबह से ही भक्त जो है वो उनका तांता यहां पर लगा रहा। बहुत ही भारी संख्या में भक्त यहां पर दिखाई दिए। उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना किया, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक राजेंद्र सेन ने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से विभाग को पार्टी के भीतर अग्रणी संगठन का दर्जा देने का आग्रह किया है। एक पत्र में उन्होंने ओबीसी समुदाय के महत्वपूर्ण मतदाता आधार पर प्रकाश डाला और जाति जनगणना के लिए गांधी के प्रयास की प्रशंसा की। सेन ने जोर देकर कहा कि मांग का सम्मान करने से ओबीसी समुदाय के साथ पार्टी का जुड़ाव मजबूत होगा। तो वही सेन ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समुदाय देश की आबादी का लगभग 55% है और लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का प्रतिशत समान है। संसद में ओबीसी अधिकारों के लिए गांधी की जोरदार वकालत और जितनी बड़ी संख्या उतनी बड़ी हिस्सेदारी के सिद्धांत के तहत जाति जनगणना के लिए उनके प्रयास को स्वीकार करते हुए सेन ने विश्वास व्यक्त किया कि गांधी जाति जनगणना सुनिश्चित करेंगे। टोंक
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवा ने जिले के पुलिस थाना मेहंदवास के नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। तो वहीं उन्होंने मेहंदवास थाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी विजेंद्र भाटी, एडिशनल एसपी गीता चौधरी, डिप्टी राजेश, विद्यार्थी और मेहंदवास थाने का स्टाफ और सरपंच मौजूद रहे। यहां पर एसएमएस अस्पताल जयपुर ने रोटरी क्लब जयपुर के सहयोग से बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को सीपीआर और आपातकालीन स्थितियों में आघात पीड़ित प्रबंधन जैसी जीवन रक्षक तकनीकों से लैस करना था। महापौर कुसुम यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसके महत्व को सराहा। प्रशिक्षण सत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता राधेलाल शर्मा, राजकुमार राजपाल, विजेंद्र गुप्ता और उर्वशी सिंह ने विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने इस प्रकार के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर गिरधर गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। यह कार्यक्रम एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य जीवन रक्षक कौशल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। यह पहल समुदाय के कल्याण के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां खुशहाल दास विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य आगामी शैक्षिक सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम और अनुसंधान और अन्य गतिविधियों पर विचार विमर्श करना था। बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में सह आचार्य डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकेगा और ऐसे विद्यार्थी 1 वर्ष में स्नातकोत्तर कर सकेगा और पीएचडी में सीधे प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकता है। पाठ्यक्रमों को रोजगार मुखी बनाने के लिए एमएससी अंतिम रजिस्टर करेगा। और आपको बताते चले कि यहां पर इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, पॉलीमर विज्ञान, पेंटेड आदि पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सिफारिश की गई। प्रोफेसर डॉक्टर श्यामवीर सिंह ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का होगा और स्नातक स्तर पर एईसीसी और वैल्यू एडेड कोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। कौशल विकास के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा और योग आदि विषय शामिल किए गए हैं। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति ओझा, डीन एकेडमी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर मनवीर कौर और डॉक्टर रचना यादव, डॉक्टर मीनल सीमा अरोड़ा मौजूद थे। जो भी देने हैं वो आज हम इसी सभा में देंगे। इसी मीटिंग और कंक्लूड करके जाएंगे कि आज किस तरह से बीएससी 4 ईयर या रिसर्च प्रोग्राम में 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें किस तरह से नए विषय जोड़ने हैं या फिर कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उनको हटाना है या जोड़ना है, कुछ रेक्टिफाई करने हैं तो उसको हम आज प्रेजेंट करेंगे सारे। उस सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग या फिर रिसर्च के कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ सब पॉइंट डालेंगे। और इसी तरह से एमएससी में भी 3rd और 4th सेमेस्टर में क्या करेंगे, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें जोड़ेंगे। और 4th सेमेस्टर में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कुछ पार्ट हैं, जैसे सीमेंट टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल है, फोरेंसिक साइंस है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट उसमें एज ए इलेक्टिव करेंगे जो एनपीटीएल्स, मूक्स या ई लर्निंग सोर्सेज पे हम क्या करते हैं जो अवेलेबल हैं बच्चों को और इजीली मिल भी जाएं, इस तरह के प्रोग्राम हम उसमें एड ऑन करने जा रहे हैं जो इसी बीएस का एक पार्ट है। आज विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडी की 8th मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 22 सदस्य के रूप में डॉक्टर सुदेश कुमार एनसीईआरटी दिल्ली से पधारे। अभी तक जो बीएससी होती थी वो 3 ईयर थी, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 के अंदर बीएससी अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 ईयर भी कर सकता है। इसलिए 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस होगा वो एड ऑन किया जाएगा और स्किल बेस्ड प्रोग्राम रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो एमएससी होगी उस एमएससी के अंदर भी जो 4th और 3rd सेमेस्टर होंगे उसमें भी बच्चों को इस प्रकार के कोर्स का प्रावधान किया जाएगा
कि बच्चे जो है रोजगार मुखी हो सकें। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है, और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसके द्वारा जो है बच्चा रोजगार प्राप्त कर सकता है। हमारा ये प्रयास रहेगा, विश्वविद्यालय का यह प्रयास रहेगा कि स्टूडेंट जो यहाँ से निकले वो अपने सब्जेक्ट में और जॉब ओरिएंटेड। वैश्विक जलवायु परिवर्तन आज मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। बढ़ते तापमान, चरम मौसम घटनाओं और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। पिछले साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा, जिससे कृषि उपज और फसलें प्रभावित हुई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है। इस संकट स्थिति में 77वां विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य थीम के तहत मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा तकनीकी विकास और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग और मिलावटी खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, स्मार्टफोन एडिक्शन और अस्वस्थ आहार मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी का स्वास्थ्य खतरे में है और हमें सतत विकास की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।